बरसात में घमंडी नंद ने किया काली भाभी से घर का बंटवारा। रमा ने कुछ दिन पहले ही अपने बेटे जतिन की शादी कुसुम से की थी, जो कि एक काली लड़की थी पर स्वभाव से सर्वगुण संपन्न और चंचल थी। रमा की आरती नाम की घमंडी बेटी भी थी, जो कि गोरे होने के कारण कुसुम से नाक से कोड़ कर बैठी थी। शादी के 2 दिन बाद ही आरती ने उसे कालेपन के ताने दिए थे, पर कुसुम ने उसका बुरा नहीं माना। फिलहाल कुसुम मॉनसून के मौसम का मजा लेते हुए छत पर बैठकर ही कपड़े धो रही थी। अरे वाह, टंकी का पानी ज्यादा खर्च भी नहीं हुआ और बारिश के पानी से कपड़े भी धो लिए, अब बाद में सुखा दूंगी। इतना कहकर काली बहू बारिश में नाचने लगती है कि उसका पैर फिसल जाता है। तभी जतिन आकर उसे अपनी बाहों में संभाल लेता है। अरे आप, अच्छा हुआ आपने बचा लिया, वो बारिश की वजह से पैर फिसल गया था। कोई नहीं, अब मैं आ गया हूँ ना। अब मैं तुम्हारे साथ इस बारिश में भीगना चाहता हूँ। जब मैं बादल बन जाऊं तुम भी बारिश बन जाना, जो कम पड़ जाए सांसें तो मेरा दिल बन जाना। जतिन ने काली होने के बाद भी कुसुम को अपनी पत्नी दिल से मान लिया था। दोनों बारिश में बहुत मजे कर रहे थे, तभी सास रमा की आवाज आती है। अरे जतिन बेटा, कुसुम कहाँ हो तुम, जल्दी आओ। ओफो, माँ जी बुला रही हैं, मुझे तो उन्हें चाय बना कर देनी थी। अच्छा जाओ, मुझे भी दे देना, मेरा मन कर रहा है। और अब आपको इसकी जरूरत भी है। ऐसा कहकर कुसुम रमा के पास जाती है। जी माँ जी। अरे कपड़े धो रही थी या बारिश में मटर गश्ती कर रही थी? जल्दी चाय बना कर ला और कपड़े भी बदल ले, कहीं पूरी रसोई को गीला कर दे। भाभी 1 मिनट, पहले आप मेरी व्हाइट शर्ट दो, मैं अभी लेकर आई हूँ। अगर आपके कपड़ों के साथ उसमें कलर लग गया ना तो फिर देख लेना, खुद तो काली हो, मेरे कपड़ों को भी काला पीला कर दोगी। आरती, ये तू अपनी भाभी से कैसे बोल रही है? जैसे बोलते हैं ना वैसे ही बोल रही हूँ। पता नहीं आपको इस काली भाभी में क्या दिख गया जो मेरे भैया के गले डाल दिया। मैं अपने दोस्तों से इस काली कलूटी भाभी को मिलवा भी नहीं सकती। पता है भाई की शादी से पहले मैं कितना बोल रही थी, लेकिन मेरी इज्जत का भाजी पाला हो गया। क्यों दीदी, आपने अपने दोस्तों को मेरी फोटो दिखा दी क्या? देखो देखो माँ, कैसी बेशर्म की तरह पूछ रही है भाभी मुझसे। नहीं दिखाई मैंने उनको। माँ जी, मैं इतनी बुरी हूँ? काला होना पाप है क्या? दीदी आप मुझे दिल से अपनाइए ना। जब से मैं शादी करके यहाँ आई हूँ आप मुझसे चिढ़ी हुई रहती हैं। हाँ तो कोई भी तुम्हारे काले बैगन जैसी शक्ल देखेगा तो चिढ़ेगा ही। प्यार मोहब्बत वाली हो भी तो नहीं तुम। आरती, तू तो दिन पर दिन बिगड़ती ही जा रही है। अपनी नई भाभी से कोई ऐसे बोलता है? भूल मत, तेरे भाई जतिन को कुसुम बहुत पसंद है। जरूर इस काली भाभी ने भैया पर काला जादू किया है, तभी तो उन्हें पसंद आ गई। अगर इतना ही होता तो वो मेरे जले हुए चीले क्यों नहीं खाते थे पहले, वो भी तो काले थे। तभी जतिन आकर अपनी बहन के सिर पर धीरे से मारता है। ओए, वो जले हुए चीले थे और तू मेरी बीवी को ऐसे कह रही है? अकल वकल है तुझे या नहीं? कड़वे जले हुए चीले तू ही खाइयो, और मैं देख रहा हूँ तेरी बहुत खटपट चल रही है अपनी भाभी से, उसको बंद कर दे, समझी? हाँ हाँ, अब आप भी अपनी बहन से लड़ो जो आपके साथ बचपन से रह रही है। ये कल की आई हुई लड़की आपको ज्यादा प्यारी हो गई है। खुश हो ना तुम अब, काली कलूटी भाभी? नहीं, मैं खुश नहीं हूँ नंद जी। नहीं, आप मुझसे क्यों इतना खफा हैं? अगर मुझसे जाने अनजाने कोई भूल हुई हो तो दीदी माफ करना, मैं आपकी शर्ट अभी ला कर देती हूँ। रुला दिया ना तूने बेचारी बहू को। ये सुनकर सब अपने अपने कमरे में चले जाते हैं। कुछ देर बाद कुसुम अपनी सास को चाय दे देती है और ननद की शर्ट को सुखा कर दे देती है। वहीं बारिश के मौसम की वजह से रोज बारिश हुआ करती थी, जिससे घर में कभी कभी कीचड़ भी होती थी। घमंडी नंद अपनी काली भाभी से बहुत चिढ़ती थी, क्योंकि उसकी वजह से उसकी माँ और भाई उसे बहुत सुनाते थे। इसलिए वह बदला लेने के लिए कभी कभार कुसुम के काम को खराब कर दिया करती थी, तो कभी उसके खाने में गड़बड़ करती थी। फिर एक दिन कुसुम सबको खाना परोसती है, जिसे खाकर घमंडी नंद को अच्छा नहीं लगता है। वो हाथ से गरम दाल में हाथ मारती है, जो कि कुसुम के लगती है। उसका हाथ जल जाता है और ये देखकर जतिन पहले उसके ठंडे पानी से हाथ धुलाता है और दवाई लगाकर आरती के एक चांटा मारता है। आरती, हद होती है किसी चीज की। तुम जब तक ताने दे रही थी अपनी भाभी को, तब तक मैं भी सहन कर रहा था, पर आज तुमने कुसुम को जला दिया। भाभी है वो तुम्हारी बड़ी। हाँ, बड़ी है, ऐसे कोई करता है क्या? और आपने अपनी बहन को जो मारा उसका क्या? देखा ना आपने माँ, इस काली कलूटी लड़की की वजह से भाई ने मुझ पर हाथ उठाया। मुझे अब भाभी के हाथ का कुछ नहीं खाना है, मैं यहाँ से चली जाऊंगी। इससे बेहतर है आप माँ बंटवारा कर दो, भाभी अब से अलग रहेंगी। ये तूने बिल्कुल ठीक नहीं किया था जतिन, तुझे आरती पर हाथ नहीं उठाना चाहिए था। माँ जी सही बोल रही हैं जतिन। ठीक है, तुझको बंटवारा करना है ना, हम अपना अलग कमरे में रहेंगे। माँ मुझे माफ करना, आप दोनों अपना अलग करना, मैं कुसुम के साथ अलग रहूंगा।
गुस्से में जतिन घर में एक रस्सी बांधकर घर का बंटवारा कर देता है। वहीं बारिश की वजह से खिड़की से घर में पानी आ जाता है, जो कि दोनों के हिस्से में आता है। कुसुम तो अपने हिस्से को साफ कर लेती है, लेकिन आलसी घमंडी आरती बिल्कुल सफाई नहीं करती है। इससे रमा फिसल जाती है, जिससे उसके चोट लगती है। अरे राम रे, अरे कोई बचाओ मुझे, बहू, आरती। माँ जी, आप ठीक तो है ना? मैं आती हूँ, कोई जरूरत नहीं है उस लकीर को पार करने की, मैं आ गई हूँ। आप ठीक तो हो ना माँ? मेरे साथ कमरे में चलो। कुसुम अपनी सास के सामने होने के बावजूद भी उसकी कोई मदद नहीं कर पाती है, जिससे वह बहुत रोती है। वहीं आरती मरहम लगाती है। माँ, आपसे कमरे में बैठा नहीं जाता है क्या? जो गिर गई, अब सारा काम मुझे करना पड़ेगा। गिरी भी तो तेरी वजह से ही हूँ मैं। अगर तू सफाई कर लेती तो मेरे कमर में चोट नहीं लगती। तेरी वजह से बंटवारा हुआ है। बहू मेरे पास भी नहीं आ सकती है, वो घर की पूरी सफाई रखती थी। संभल जा, अभी भी वक्त है। मुझे उस कलूटी के हाथ का कुछ नहीं खाना पीना। दवाई लगाने के बाद आरती गीली जगह की सफाई करती है। बरसात की वजह से दो पड़ोसन रमा से मिलने आती हैं और उनके पांव की कीचड़ भी आरती के बंटवारे के हिस्से को गंदा कर देती है, जिस वजह से उसे सफाई करनी पड़ती है। घर का काम खुद करने से अब आरती को अपनी भाभी की अहमियत समझ आ रही थी, पर वह इस बात को नजरअंदाज करती है। फिर एक दिन रमा कहती है, आरती बेटा, मैं मंदिर जा रही हूँ, तू अपना ख्याल रखना, दवाई ले लेना। माँ जल्दी आना, मुझे अपनी तबीयत बिल्कुल ठीक नहीं लग रही है, कमजोरी सा भी महसूस हो रहा है। बेटा, 4 घंटे का सत्संग खत्म करके जल्दी आ जाऊंगी। माँ जी, आप ठीक तो है ना? हाँ, मैं ठीक हूँ। ये कहने के बाद रमा सत्संग के लिए निकल जाती है। वहीं बर्तन साफ करने के बाद आरती रसोई से निकलती है तो बेहोश हो जाती है। झाड़ू लगाते वक्त कुसुम की नजर आरती पर जाती है। दीदी, आरती दीदी, क्या हो गया? वो अचानक से बेहोश हो गई है, मुझे जाना होगा, चाहे इस बंटवारे की लकीर को ही क्यों ना पार करना पड़े। उनकी जान जरूरी है। कुसुम फटाफट से आरती को लेकर हॉस्पिटल पहुंचती है, जहां डॉक्टर टेस्ट लेने के बाद कहता है, अरे इन्हें तो टाइफाइड हुआ है, इसलिए बुखार आ रहा है और इतनी कमजोर भी हैं। आप इनका खास ख्याल रखिएगा, 15-20 दिन में रिकवर हो जाएंगी। डॉक्टर साहब, मैं दीदी का अच्छे से ख्याल रखूंगी। अरे जतिन और माँ जी, आप आ गए, चलिए दीदी से मिलते हैं। फिर तीनों आरती से मिलते हैं। मुझे यहाँ कौन लाया? आप? अरे अरे टूट मत, मैं तो सत्संग गई थी, तेरी भाभी तुझे यहाँ तक लाई है। तुझे टाइफाइड हो गया है, इसलिए तेरी तबीयत खराब थी तो 4 दिन से। देखा बंटवारे का नतीजा। लेकिन तेरी भाभी ने इतना सब होने के बाद भी उस बंटवारे की लकीर को पार कर तेरी जान बचाई। ऐसी है तेरी भाभी। शुक्रिया भाभी, आप मुझे यहाँ लेकर आई। मैंने आपके साथ कितना कुछ किया, फिर भी आपने मेरी परवाह करी। आज के बाद मैं ऐसा कभी कुछ नहीं करूंगी। सॉरी भैया भाभी। कोई नहीं, तू मुझे भी माफ कर दे। अरे आरती दीदी, आप तो मेरी छोटी बहन की तरह हो, मुझे आपकी बात का बुरा नहीं लगता। अपनी गलती का एहसास होने के बाद आरती अपनी भाभी के साथ प्यार से रहती है, जिसके बाद उनके बीच का बंटवारा खत्म। ये कहानी है एक गरीब लड़के कबीर की, जो अपने परिवार का पेट पालने के लिए पढ़ लिख कर किसी बड़ी कंपनी में काम करने जाता है। वहीं कुछ दिनों बाद उस कंपनी के ओनर की बेटी इशिता से उसकी मुलाकात होती है। पहली नजर में कबीर को इशिता पसंद आ जाती है। इशिता मैम कितनी अच्छी हैं, ये सोचना गलत है। वो मेरे बॉस की बेटी है और मैं एक गरीब इंसान, मेरे लिए ये सोचना भी पाप है। कबीर बेटा, फोकस ऑन योर वर्क। ऐसा कहकर कबीर काम में ध्यान लगाने लग जाता है। इशिता को भी मन ही मन कबीर बहुत पसंद था, इसीलिए वह कभी बहाने से फाइल देने आती थी तो कभी उससे बात करने। एक सुबह दोनों लिफ्ट में अकेले थे कि लिफ्ट चलना बंद हो जाती है और लाइट बंद होने के बाद इशिता कबीर के गले लग जाती है। कबीर, कबीर, I'm so scared, प्लीज होल्ड मी। मुझे अंधेरे से डर लगता है, अब क्या होगा? मैम डोंट वरी, कुछ नहीं होगा। OMG, मेरे गले लगने से कबीर की हार्ट बीट तेज हो गई। ये भी मुझे पसंद करता है। मैम यही हूँ मैं, आप डरिए मत। अरे लाइट आ गई। अरे हाँ, लाइट आ गई। थोड़ी देर और ऐसे नहीं हो सकता था क्या? कैसे बोलूं इसे कि आई लव हिम? आपने कुछ कहा? नहीं कबीर, मैंने तो कुछ भी नहीं कहा। लिफ्ट ऑन होने के बाद दोनों अपने कैबिन में चले जाते हैं। कुछ देर बाद कबीर काम के सिलसिले में इशिता के कैबिन में जाता है कि इशिता भी सामने से आती है और टक्कर होने पर कबीर उसे अपनी बाहों में संभाल लेता है, जहां दोनों एक दूसरे की आंखों में देखते हैं। मैम आप ठीक तो हैं? अब जब तुमने मुझे ऐसे संभाला हुआ है तो मुझे कुछ कैसे हो सकता है? क्या तुम पूरी जिंदगी मुझे ऐसे संभालोगे? मैम ये आप क्या बोल रही हैं? देखो, इतने शरीफ भी मत बनो। मैं जानती हूँ यू लाइक मी, बट
आई लव यू। मैं तुमसे शादी करना चाहती हूँ। तुम बहुत सुंदर हो, स्मार्ट हो, और मैंने देखा लिफ्ट में तुम्हारी कैसे हार्ट बीट तेज हो रही थी। मैं खुद को रोक नहीं पाई तुम्हें प्यार करने से। हाँ, ये सच है कि मैं तुम्हें पसंद करता हूँ और प्यार भी, लेकिन हमारी शादी कैसे हो सकती है? तुम इतनी अमीर हो, तुम्हारी ही कंपनी में मैं एम्प्लॉय हूँ, गरीब हूँ। शादी करने के बाद तुम मेरे गरीब घर में कैसे रहोगी? कबीर, मेरे मन में अमीर गरीब की कोई दीवार नहीं है। मैंने तुम्हें दिल से चाहा है, तुम्हारे साथ प्यार से अपनी जिंदगी भी काट लूंगी। ठीक है, फिर आज हम दोनों अपने घर वालों से बात करेंगे। फिर दोनों अपने घर जाकर अपने रिश्ते की बात घर वालों को बता देते हैं। घर वाले भी उनके लव मैरिज कराने के लिए तैयार हो जाते हैं। कुछ ही महीनों में दोनों के घर वाले बड़े धूमधाम से उनकी शादी करते हैं। फिर कबीर की माँ सरोज अपनी बहू का गृह प्रवेश करती है। आओ बहू, उम्मीद है तुम्हें हमारा छोटा सा आशियाना पसंद आएगा। तुम तो इतने बड़े घर से आई हो, पता नहीं कैसे एडजस्ट कर पाओगी। माँ जी, आप शर्मिंदा मत कीजिए। अब से मैं आपके साथ घुल मिल कर रहने की पूरी कोशिश करूंगी, और ये छोटा सा घर ही मेरा घर है। इशिता, मुझे खुशी है कि तुम बड़े घर से होने के बाद भी एफर्ट्स कर रही हो। आइए भाभी, मैं आपको आपके कमरे तक छोड़ने चलूं। 1 मिनट शिवानी। कबीर, मम्मी जी और पापा जी का एक बार आशीर्वाद तो ले लेते हैं। ये कहकर दोनों पति पत्नी राम प्रकाश और सरोज के पैर छूते हैं। हमारी बहू कितनी होशियार है, इतनी अमीर होने के बाद भी कोई घमंड नहीं है। कितना चंचल स्वभाव है। जी वो तो है। अब बच्चों, तुम आराम कर लो, कुछ चाहिए हो तो मुझे बता देना। बहू, कल तुम्हारी पहली रसोई है, जानती हो ना? जी माँ जी, आप फिक्र मत करिए, मैं जल्दी उठ जाऊंगी। इसके बाद कबीर और इशिता अपने कमरे में चले जाते हैं और अपने क्वालिटी टाइम को स्पेंड करते हैं। अगली सुबह इशिता जल्दी उठ जाती है। उसे सुंदर सी साड़ी में देखकर कबीर हाथ पकड़कर कहता है, इशिता, आज से पहले मैंने तुम्हें इतना सुंदर कभी नहीं देखा। सच में, शादी के बाद पत्नी साड़ी में बहुत सुंदर लगती हैं। मन कर रहा है न नजर हटाऊं और न ही ऑफिस जाऊं, पर क्या करूं, जाना पड़ेगा। हाथ छोड़ो मेरा, मुझे भी जाना पड़ेगा। आज मेरी पहली रसोई है, मैं बहुत नर्वस हूँ। तुम चिंता मत करो, मैं अच्छे से खाना बना लूंगी। पक्का ना? अगर तुमसे नहीं हो पा रहा तो माँ को बता दो जाकर। नहीं नहीं, आप फिक्र मत कीजिए, मैंने थोड़ा बहुत खाना बनाना सीखा था घर पर, यूट्यूब से। ओके डार्लिंग। कबीर उसे फोरहेड किस करके नहाने चला जाता है। वहीं इशिता भी अपनी सास को प्रणाम करने के बाद उससे पूछकर पहली रसोई का खाना बनाती है। हे भगवान, ये पूरी तो फूल ही नहीं रही। ऐसे पिचकी और जली हुई तो खिला नहीं सकती माँ जी और पापा जी को। सब्जी टेस्ट करके देखती हूँ आलू गोभी की। छी, यकीन नहीं हो रहा, इतना बेस्वाद ज्यादा नमक वाला खाना मैंने बनाया है। तभी रसोई में नंद शिवानी आती है तो इशिता अपनी जली हुई पूरी छुपा लेती है। भाभी, आपको मेरी कोई मदद चाहिए तो बता दीजिए, मैं खाना बनवा देती हूँ। अरे नहीं नहीं शिवानी, मैं खुद बना लूंगी, तुम जाओ। ठीक है भाभी। शिवानी के जाने के बाद इशिता गरम गरम पूड़ी बनाने की कोशिश करती है, लेकिन वो भी जल जाती है। अब ज्यादा टाइम नहीं था और सरोज भी उसे आवाज लगा रही थी। मेरे से खाना बन ही नहीं रहा। अब मेरे पास एक ही रास्ता है, मैं अपनी पहली रसोई खराब नहीं कर सकती, जल्दी से खाना ऑर्डर कर देती हूँ। ऐसा बोलकर इशिता ऑनलाइन खाना ऑर्डर करती है। थोड़ी देर में डिलीवरी बॉय ऑर्डर देकर चला जाता था। फिर वो सबकी प्लेट में खाना लगाकर उन्हें देती है और खाने के बाद ससुराल वाले कहते हैं, तुमने तो बहुत अच्छा खाना बनाया है। लगता नहीं है तुम्हें देखकर कि तुम इतने बड़े घर की हो। भाभी, सच में आपने बहुत अच्छा खाना बनाया, मुझे थोड़ा सा और दे दीजिए। अभी देती हूँ। हम गरीब हैं, ज्यादा कुछ तो नहीं, पर ये पुश्तैनी कंगन तेरी पहली रसोई का शगुन है, ये ले। शुक्रिया माँ जी। भाभी, आप बहुत अच्छा खाना बनाती हो। रात को भी मेरे लिए मटर पनीर और दाल मखनी बना दोगे? हाँ बिल्कुल शिवानी, अब तो मुझे रात को भी खाना ऑर्डर करना पड़ेगा। फिर इशिता घर के दूसरे काम करती है, जहाँ गलती करने पर सरोज उसे सही से कपड़े धोना और बाकी काम करना बताती है। रात के खाने का समय हो जाता है। इशिता फिर से खाना ऑर्डर कर देती है और सब उसके खाना बनाने की बहुत तारीफ करते हैं। ऐसा ही 2-4 दिन तक चलता है, पर 5वें दिन इशिता जल्दी से खाना बनाकर जब लाती है तो रसोई में सरोज खाने का बिल देख लेती है। इसका मतलब इतने दिन से बहू बाहर का खाना खिला रही थी। हमें उसे कुछ बनाना नहीं आता। अभी जाकर मैं बहू से बात करती हूँ। ये बोलकर सरोज अपनी बहू के कमरे में जाती है तो उसकी बात सुन वहीं रुक जाती है। मैं कितनी गंदी हूँ, मेरे ससुराल वालों ने मुझ पर इतना भरोसा किया, लेकिन मैं अभी तक खाना नहीं बना पाई। रोज रोटियां जल जाती हैं, उसके बाद मुझे खाना ऑर्डर करना पड़ता है। कब आएगा मुझे खाना बनाना? मुझे किसी से भी झूठ बोलना अच्छा नहीं लग रहा।
इसका मतलब बहू भी परेशान है। मुझे दूसरे तरीके से बहू को समझाना होगा। शाम को इशिता जब फोन पर खाना ऑर्डर करने वाली थी तो सरोज आती है। बहू, आज खाना बनाने में मैं तेरा साथ दूंगी। इतने दिन से तू खुद अकेले कर रही है। वैसे क्या बना रही है आज? माँ जी, मैं मैंने मटर पनीर और आलू की कचौड़ी बनाने का मन था। ठीक है, अब तू हमारे तरीके से बनाई लियो। मैं बताती हूँ तुझे क्या करना है। कचौड़ी के लिए हमें नरम आटा गूंथना होगा, तभी उसमें आलू भरेंगे। और मटर पनीर बनाने के लिए ग्रेवी तैयार करेंगे, सिलबट्टे पर पीस के, क्योंकि मिक्सी नहीं है यहाँ। जी माँ जी। फिर सरोज जैसा जैसा बोलती है इशिता बिल्कुल वैसा ही करती है। कुछ देर बाद वो बहुत अच्छा खाना बनाती है, जिसे खाकर सब कहते हैं, वाह, तुम तो बहुत अच्छा खाना बनाती हो आजकल। बहू, खाना कितनी आसानी से बन गया, बस थोड़ा ध्यान देने की जरूरत है। और ये सारा खाना तूने ही बनाया है, मैंने तो तुझे बस बताया है। अगर तुम मुझसे एक बार कह देती कि माँ जी मुझे खाना बनाना नहीं आ रहा, तो मैं तुझे सिखा देती, बता देती। एक बार अपनी सास पर विश्वास करती तो तुझे बाहर से खाना मंगाना नहीं पड़ता। माँ जी, आपको पता कैसे चल गया? बिल देख लिया था मैंने। मुझे माफ कर दीजिए, मुझे खाना बनाना नहीं आता था और पहली रसोई की बहुत फिक्र थी, इसलिए यही करना पड़ा। तुझे चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, मैं तुझे सब सिखाऊंगी। सच्चाई सामने आने के बाद इशिता को सबक मिल जाता है और अगले दिन से सरोज अपनी बहू को खाना बनाना सिखाती है और धीरे धीरे वो बहुत अच्छा खाना बनाने लगती है।